गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 6 अगस्त है। आज हम 5 अगस्त के जो पीआईबी के आर्टिकल है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और देखो, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र धाकड़ इस नाम से आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जाके। और देखो, आपके छोटे छोटे सवाल थे, जैसे मैगजीन वाला है तो देखो अभी विजन बंद हो गया, तो उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट हो गया या फिर ओनली आईएएस है, इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर ले सकते हो, खरीद सकते हो। फिर देखो, सी सेट वाला है, श्रवण सर का अभी कोई फिक्स नहीं है अभी तक कि अभी जैसे ट्रेनिंग वगैरह पे जाने वाले हैं शायद दिसंबर के समथिंग, तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा, और होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में से किसको आप मतलब तवज्जो दो, तो देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव मैटर है ये ऐसे कोई मैं दूसरे दूर से बैठ के आपको जानता नहीं हूँ, उस तरीके से मैं कैसे बता सकता हूँ। हालांकि जो आपको जानते हैं उनको थोड़ा सा आप पूछोगे, थोड़े मेंटर वगैरह हैं तो उनको आप पूछोगे तो उनसे थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है आपको। लेकिन क्या है कि एक जैसे आपको किस तरह की आपकी कैपेसिटी है, या फिर आपके स्कोर वगैरह है तो वो कितने कितने अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं, क्या क्या आप चीज़ें पढ़ चुके हो, कितने साल हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो वो किस तरीके से है, आपको जैसे फैक्चुअल नॉलेज है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है या फिर आंसर राइटिंग अच्छी है, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस आधार पे आपको बताया जा सकता है। आप खुद से थोड़ा सवाल पूछो, दूसरों के भरोसे आप रहोगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और देखो, मेरे को यदि पर्सनली पूछा जाए तो मैं यूपीएससी के लिए ही बताऊंगा, यदि जनरलाइज तरीके से बताया जाए। क्योंकि ऐसा है कि इसके अंदर क्या है कि आपको जो फैक्चुअल नॉलेज है वो नहीं होगा, सेंटर और स्टेट का जो अलग अलग पढ़ना होता है उसके अंदर डाइवर्जन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, और एक फिक्स शेड्यूल होता है इनका कि भाई इस टाइम पे ही आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं जैसे यूपीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और बाकी हर एक इंसान के लिए अलग अलग मैटर करता है। चलो, आज देखो फ्रीडम 20 करके 15 अगस्त का जो हमारा ऑफर चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज है। हिंदी लिटरेचर के लिए हो गया, आंसर राइटिंग के लिए आपको पता है जीएस पेपर 1 2 3 4 है, और जो ऐसे वाला है वो धर्मेंद्र सर करवा रहे हैं। और एनवायरमेंट वाला हो गया, कॉम्बो कोर्सेज हो गए, सी सेट वगैरह। आप जाके हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 20% सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है आपके लिए डिस्काउंट। और ये कूपन कोड है, ये आप लगा के परचेज कर सकते हो। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको कॉलिंग टीम के नंबर वगैरह मिल जाएंगे, वहां पे आप पूछ सकते हो। आज देखो, बहुत सारे आर्टिकल दिख रहे होंगे आपको, वैसे तो लगभग 12 आर्टिकल है जहाँ तक है। लेकिन इसमें से 4 5 आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, उन पे थोड़ा सा हम ज्यादा तवज्जो देंगे। लास्ट वाले हैं वो कुछ प्री के जो पॉइंट वगैरह हैं, इस तरीके से मेंस के अंदर आप कहाँ यूज ले सकते हो, उस तरीके से लास्ट में मैं रखता हूँ। तो वो है, ठीक है। तो चलो, वैसे आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीजें हैं। अब देखो, सरकार की विदेश व्यापार नीति। आज ये पहला आर्टिकल, विदेश व्यापार नीति 2023, सरकार की विदेश व्यापार नीति थी 2023 में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी। तो उसको क्या है कि इन्वेंट्री आधारित सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे को अधिसूचित कर दिया है। देखो, दो टाइप के मार्केट होते थे, मतलब ये जो ई कॉमर्स साइट हैं तो ये दो टाइप की होती है। एक तो मार्केट प्लेस होता है और एक इन्वेंट्री आधारित होता है। जैसे मान लो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट है, अमेजन और फ्लिपकार्ट है तो वो क्या है कि जैसे खुद का जो सामान है वो खुद नहीं बेच सकते, जैसे मतलब खुद का सामान हो गया या फिर खुद के पास में कोई चीज़ रख के और फिर उसके बाद में नहीं बेच सकते, वो एक प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो बेचने वाले जो अलग अलग रिटेलर वगैरह ये होते हैं तो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या है मार्केट प्लेस के अंदर आता है, उनके लिए मार्केट प्लेस ही अवेलेबल है। और इन्वेंट्री वाला होता है जो क्या है कि सिर्फ इंडिया की जो कंपनियां होती हैं जिनको इसके अंदर क्या है मार्केट प्लेस है, तो इसके अंदर 100% एफडीआई पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर 0% एफडीआई है। इन्वेंट्री का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया। तो मार्केट वाली है तो वो क्या है कि इसके अंदर 100% है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगी, उसके लिए तो 100% है। और इन्वेंट्री वाली है जो खुद का सामान रख के बेचने वाले ये होते हैं, तो उनके अंदर 0% एफडीआई है। ठीक है, तो ये इंडिया की जो कंपनी है, इंडियन कंपनीज वगैरह होती हैं, तो वही इसके अंदर इन्वेंट्री आधारित ये कर सकती हैं। अब क्या है कि जैसे मतलब यहाँ से मान लो कोई रिटेलर वगैरह है, अपना सामान है वो बाहर भेजना चाह रहा है, बाहर का मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर भेजना चाह रहा है, तो उसके लिए सरकार ने अभी एप्लीकेबल है ये चीज़ें, सरकार ने उनके लिए अधिसूचित कर दी है। और इसमें आप भेज सकते हो, अलाउ कर दिया उनके लिए। ठीक है, तो ये बता रखा है इसके अंदर। अब देखो, ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट है, ये क्या है कि एक्सपोर्ट वगैरह की तरह काम करती हैं, और विक्रेता को आराम रहेगा। अब विक्रेता है तो वो उसको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास में जाएगा और उनको कहेगा कि आप हमारा सामान ले लो, और उसके बाद में आपको यदि एक्सपोर्ट करना है तो आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये विक्रेता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कस्टम वाला, पेपर वर्क, पैकिंग वगैरह ये सारे काम है वो ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, जो मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट की मानो आप, वही है ना, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पक्के ऑर्डर पे ही खरीदोगी, मतलब यदि बाहर से यदि पक्का ऑर्डर आ रहा है, यदि उसको कंफर्म विदेशी ऑर्डर मिल रहे हैं तभी उसको खरीद करेंगे, या मतलब उसको अब भेजा जाएगा। फिर देश में बेचने पर रोक, वो जो सामान है
जो इन्वेंट्री वाला सामान है तो वो देश में नहीं बेच सकते, क्योंकि देश के अंदर आपको पता है कि अमेजन फ्लिपकार्ट है, तो वो इंडिया के अंदर वैसे ही नहीं बेच सकते। जो खुद का सामान है, खुद के पास में यदि पड़ा हुआ सामान है तो खुद के पास में स्टोर रख के, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री मॉडल मतलब इन्वेंट्री मॉडल के अंदर अमेजन फ्लिपकार्ट है वो नहीं कर सकती हैं, तो देश में बेचने पे रोक है इसके लिए। फिर समय पर पेमेंट, टाइम पे यदि ग्राहक को पेमेंट मिल जाए, इसके लिए ई कॉमर्स वाली जो कंपनियां हैं वही हिस्सेदार होंगी, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। फिर टाइम पे देना ही होगा। सरकारी छूट का फायदा, यदि एक्सपोर्ट करने पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह है तो इनको क्या है फायदा मिलता है, यदि एक्सपोर्ट पे सरकार दे रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो उसका फायदा जो रिटेलर है जिसका जो सामान है उसको भी देना पड़ेगा। और रिटर्न और चेकिंग वगैरह है कि यदि कोई विदेशी ग्राहक है सामान वापस लौटा देता है तो उसको लौटाए हुए सामान को वैसा का वैसा ही आपको रिटेलर के पास में भेजना होगा। जो आप जैसे मेरे जैसे यदि कोई मैन्युफैक्चरर वगैरह है तो उनको वापस भेजना होगा। यदि आप नहीं भेज रहे हो तो उसको डिस्पोज वगैरह करना, ये सारे काम उन्हीं के ही होंगे। ठीक है, सब कुछ नियम से हो रहा है या नहीं इसकी जांच वगैरह की जाएगी। और या नष्ट करने की भी बात होती है, एकदम ही खराब है प्रोडक्ट तो उसको नष्ट करना है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी? ई कॉमर्स वाले की। तो ई कॉमर्स वाली जो है तो उनको ही, और इसके लिए क्या है, इन्वेंट्री मॉडल को एप्लीकेबल कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये अल नीनो मानसून, एल नीनो पर मानसून के जो पड़ने वाले प्रभाव है, देखो इस बार क्या है, एल नीनो की वजह से बहुत ही ज्यादा ड्रोट वगैरह की सिचुएशन आ चुकी है, और सरकार उसके लिए जो संसद के अंदर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उसके अंदर वो जवाब दे रहे थे। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि एल नीनो है, इसकी घटना कुछ सालों से होती है, ये मतलब परमानेंट है। और जैसे मतलब आज तक आजादी के बाद में 16 बार ये आ चुका है एल नीनो, और उसमें से जैसे 6 या 7 बार उन्होंने बताया, शायद 6 या 7 बार इसका प्रभाव है ये मानसून के ऊपर देखने को मिला है। वैसे तो एल नीनो बहुत बार आया है आजादी के बाद में, लेकिन 6 या 7 बार ही इसका प्रभाव है जो भारतीय स्थितियां है वहां पे देखने को मिला है। और एल नीनो की वजह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब सिर्फ एल नीनो ही नहीं है कि भाई जो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली चीजों के अंदर एल नीनो ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं वो मैटर करती हैं। जैसे इंडियन ओशन डाइपोल, मेडन जूनियल दोलन ऑसिलेशन, इसको कहते हैं MJO। और दूसरा तीसरा है क्षेत्रीय महासागर वायुमंडल अंत्यक्रियाएं। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय जो महासागर वगैरह है, वायुमंडल की अंत्यक्रियाएं वगैरह है, जो मतलब दिन और रात का जो होता है, या फिर ना पानी और जो स्थल का, आप देखते हो कि स्थल समीर, जल समीर वगैरह, ये सारे आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो उनका भी है ना, भारतीय मानसून है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखो आपको एल नीनो के बारे में पता ही होगा कि जैसे पेरू के तट के ऊपर जो पानी है, समुद्र का पानी है, प्रशांत महासागर का पानी है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसकी वजह से इंडियन जो मानसून है तो उस पर नेगेटिव तौर पे इंपैक्ट पड़ता है। ये आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते भी हो। फिर देखो इंडियन ओशन डाइपोल है और मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, तो इनको थोड़ा सा मैं ऊपर से बता देता हूँ बस। वैसे देखो इंपॉर्टेंट तो है ये, प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए है। यदि ये क्या है कि प्री और मेंस दोनों के लिए है, और मेंस के लिए स्पेशली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल नीनो है तो उसके क्या क्या प्रभाव हुए, और उसके अलावा भी कि एल नीनो के साथ में कौन कौन सी चीजें हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ये छोटे छोटे मतलब बहुत ईजी क्वेश्चनों के अंदर ही आएंगे वैसे तो देखो ये इंडिया है, और यहाँ पे क्या है कि इंडियन ओशन डाइपोल यदि पॉजिटिव होता है, इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है कि ये जो ये अफ्रीका वाला जो किनारा है, ये क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी है ये, और ये अरब सागर है, तो अरब सागर है तो ये क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, कि मतलब ये पॉजिटिव तरीके से इंडिया पे प्रभावित करता है। और इसका यदि टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इस साइड का टेम्परेचर यदि ज्यादा हो जाता है इस तरफ से, तो क्या है कि ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो जाता है, कि भारतीय जो मानसून है उस पर नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो ये तो इंडियन ओशन डाइपोल है। फिर उसके बाद में मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी होता है, मेडन जूलियन दोलन है, तो ये भी है। जैसे मतलब ये क्या है कि 30 से लेके 60 दिन तक जो पृथ्वी की जो आप देख रहे हो कि भूमध्य रेखा के चारों तरफ इस तरीके से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हवाएं हैं ऊपर नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अंदर यदि इंडिया के ऊपर ये इसका प्रभाव है, MJO का प्रभाव है। MJO मतलब सक्रिय है, तो सक्रिय का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर मानसून है तो वो पॉजिटिव तरीके से इम्प्लीकेट मतलब उसका प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये MJO है, इसका मतलब यही है कि जो अपर सर्कुलेशन टाइप में है, इसमें तो देखो हिंद महासागर वाला ये हो गया, मतलब इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, या फिर आप एल नीनो वगैरह देख लो, ये तो महासागर वगैरह यहाँ के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये ऊपर हवाएं वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर मिक्स रहती हैं। और ये कुछ जगह हवाएं नीचे उतरती हैं, टेम्परेचर वगैरह जैसे प्रेशर वगैरह हाई प्रेशर से आपको पता है कि लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से चलती रहती हैं। और इंडिया के ऊपर यदि ये पॉजिटिव होता है, MJO यदि सक्रिय रहता है, तो ये मानसून को अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। और उसके बाद में देखो इसके अंदर आर्टिकल में और सरकार ने क्या क्या बताया, जो हमारे मंत्री हैं तो उन्होंने यही बात बताई है कि मानसून का निर्धारक कारक है, एकमात्र नहीं है।
आईओडी हो गया, एमजे हो गया, या फिर क्षेत्रीय महासागर वायुमंडलीय अंतर्क्रियाएं हैं, ये सब है ना वो भी मैटर करती हैं। अब देखो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप है ना मेंस के अंदर ये 3-4 पॉइंट हैं, ये डायरेक्टली लिख सकते हो। आपको यदि कुछ थ्योरी वगैरह इस तरीके से नहीं मिल रही है तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो अल नीनो के कारण क्या है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, उसके ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण प्रभावित हो सकता है, ठीक है, पहली बात ये है। फिर उसके बाद में समुद्री लू वगैरह ये चल सकती है, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है। फिर उसके बाद में महासागरीय मिश्रण है, पोषक तत्व हैं, उनकी उपलब्धता हो जाएगी, या फिर जैविक उत्पादकता है वो प्रभावित हो सकती है, मछली वितरण वगैरह हो गया, तटीय समुद्री जो जलवायु है वो भी नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हो सकती है, बहुत सारे इसके प्रभाव हैं। तो वो हो सकते हैं, ये सारे प्रभाव हैं, ये लिखे हुए हैं। लहरें वगैरह है या ज्वार की स्थितियां हैं, उनके अंदर भी बदलाव आ सकता है। देखो आपको डाइवर्सिफाई है ना अपने आंसर को करना ही पड़ेगा। और ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, ये देखो ये जो मैंने हाईलाइट की हैं, इन चीजों को आप डायरेक्टली है ना वहां पे आंसर के अंदर लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि मतलब ज्वार बाटे पे, लहरों पे, या फिर ना वहाँ के जो पोषक तत्व हैं, मछलियाँ हैं, इन सारी चीज़ों पे, नो वैन पे, बहुत सारी चीज़ों पे अल नीनो का प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। ठीक है? आप है ना सिर्फ़ यदि नॉर्मली हम सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि भई एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ जाएगा, या फिर जो इंटरनल जो मानसून वगैरह है इसी का ही हम सोचते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है। देखो अगला आर्टिकल है, ये डीप ओशन मिशन के बारे में है। डीप ओशन मिशन है, आपको पता है कि जैसे समुद्र के अंदर अन्वेषण वगैरह करने के लिए सरकार ने ये डीप ओशन मिशन है, ये 2021 के समथिंग शुरू किया था। ठीक है? तो ये 2021 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। और समुद्र के जो जीवित और निर्जीव संसाधन है उनको खोज करने के लिए उनका उपयोग वगैरह किस तरीके से हो सकता है, तो इसके लिए डीप ओशन मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 2021 के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं इसके बारे में इसके अंदर बता रखा है। और डीप ओशन मिशन के बारे में शायद इस बार जो प्रीज था उसके अंदर भी है ना मत्स्य 6000 के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेंस के अंदर यदि आपको पूछा जाता है डीप ओशन मिशन के बारे में, तो डायरेक्टली आप ये जो 5 प्रोग्राम है इनके बारे में लिख सकते हो। और उसके अलावा भी है ना इसके अंदर छोटी छोटी और चीजें बता रखी हैं, वो भी आप लिख सकते हो। अब देखो निर्जीव चीजें हैं, ये सब है ना यहाँ पे खोजी जाती हैं, जैसे मतलब डीप ओशन के अंदर जैसे जैव विविधताएं हो गई, पोलीमेटलिक नोड्यूल हो गए। पोलीमेटलिक नोड्यूल इस तरीके से मानो आप एक आलू के टाइप में, ऐसे संरचनाएं टाइप में इस तरीके से होती हैं। और इसके अंदर कॉपर हो गया, ठीक है, मतलब तांबा हो गया, जस्ता हो गया, जो मतलब गोल्ड हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, ऐसे बहुत सारे जो संसाधन है वो मिलते हैं। और जो मतलब आप देख रहे हो कि जैसे बैटरीज वगैरह के, ईवी बैटरीज वगैरह, इन सब के लिए भी है ना ऐसे जो संसाधन वगैरह हैं जो आपको ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉलीमोटिक मेटलिक नोड्यूल है, तो ये डीप ओशन के अंदर मिलते हैं। फिर उसके बाद में पॉलीमेट्रिक सल्फाइड वगैरह, समुद्री थर्मल एनर्जी है, तो इसका भी एक ये सोर्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, इनको डीप ओशन मिशन के द्वारा खोजा जाएगा। अब देखो आगे क्या है कि डीप ओशन मिशन के अंदर कार्य क्षेत्र है। देखो सबसे पहले कि गहरे समुद्र के अंदर खनन करना, या मानव युक्त सबमर्सिबल वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह, इन सब का यूज में लेना है। तो उसके लिए मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 क्या था कि जो 3 लोग थे, 6000 फीट की, 6000 मीटर, मीटर की मतलब 6 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे ये, ठीक है। और मानव युक्त समर्सिबल होगा, 3 लोग जाएंगे, 6000 मीटर तक जाएंगे। और उसके अंदर एक गोला टाइप में इस तरीके से इन्होंने बनाया था, किसने बनाया था, एनआईओटी चेन्नई, इसके द्वारा विकसित किया गया था। फिर खनन वगैरह है, तो इसके अंदर क्या है कि नीचे जाके आप खुदाई वगैरह ऐसे करोगे, तो इससे क्या है कि कोबाल्ट युक्त डीप सी पोलिमेट्रिक नोड्यूल है। तो ये सब है ना इकट्ठा करने के अंदर ना हमें सफलता प्राप्त हुई थी 2024 के अंदर, अंडमान सागर के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब खनन वगैरह के अंदर हो गया, मत्स्य 6000 हो गया, ये तो प्रोग्राम जो मतलब खनन वगैरह के लिए था। उसके अलावा महासागर का जो जलवायु परिवर्तन है, तो उसके अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हैं, वो सलाहकारी सेवाएं हैं वो दी जाती हैं, जैसे ओशन मॉडल वगैरह, कि कहाँ पे चक्रवात वगैरह आने वाला है, या फिर टेम्परेचर वगैरह कहाँ है, या फिर मछलियों को प्रभावित करने वाली जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं, तो ओशन का मॉडल तैयार किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और तटीय जोखिम की, तट पे रहने वाले लोग हैं तो उनको जोखिम वगैरह ना हो, तो चक्रवात वगैरह वही है, तो उसके लिए क्या है कि जेनेसिस पोटेंशियल इंडेक्स, ये भी तैयार की जाती है इसके तहत ही, ठीक है। तो ये सलाहकारी सेवाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों पे रहने वाले, या फिर समुद्र के अंदर उनका जलवायु परिवर्तन से क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, उन सब के बारे में ये इंडेक्स वगैरह, ये मॉडल वगैरह तैयार किया जाता है, ठीक है। पहला था खनन वगैरह वाला, फिर जलवायु के लिए सलाहकारी सेवाएं वगैरह हो गई। फिर उसके बाद में जैसे ये जो संस्था है इसके बारे में बता रखा है कि इन्होंने भी बहुत सारे मिशन वगैरह हैं ये कंप्लीट किए हैं। अब देखो इनको ही से, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है वैसे तो, हैदराबाद के अंदर जो इंडियन ओशन के अंदर है ना, जो निगरानी वगैरह रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। फिर उसके बाद में जैव विविधता की खोज वगैरह, देखो अब जैव विविधता के लिए जैसे मतलब ये डीप ओशन मिशन के ही पार्ट हैं ये सारे। तो इसके अंदर क्या है कि मरीन माइक्रोबियल रिपोजिटरी, मरीन क्षेत्र के अंदर जो माइक्रोबियल जो मतलब छोटे छोटे जो जैव संसाधन, जैविक माइक्रोबियल माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, उसको हिंदी में और क्या कहेंगे हम, तो क्या है कि ये रिपोजिटरी वगैरह है, ये बनाई जा रही है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के चिट्टूडू के अंदर,
ठीक है, तो डीप ओशन के अंदर जाके माइक्रोब वगैरह है, इनकी खोज वगैरह की जा रही है और उनकी डिपोजिटरी वगैरह है वो भी स्थापित की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर कोची है, तो कोची ने ये एक संस्था है कोची के अंदर, तो इन्होंने सी माउंट वगैरह, देखो सी माउंट है ना, क्या होते हैं कि थोड़े थोड़े जो कीवर्ड है वो आप थोड़ा सा समझ लिया करो। जैसे आपको पता है पहाड़ वगैरह ये तो इस तरीके से होते ही हैं, और ये यदि समुद्र के अंदर हो तो उनको सी माउंट कहते हैं। और इनके पास में क्या है कि जो पोषक तत्व है, जैसे मतलब पोषक तत्व इधर से इधर फ्लो करते रहते हैं, ऐसे फ्लो करेंगे, या फिर मान लो इधर से फ्लो कर रहे हैं, तो ये बीच के अंदर ये सी माउंट आ जाता है, मतलब ओशन के अंदर जो पहाड़ है वो आ जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे पोषक तत्व ये हो जाएंगे, तो इससे क्या है कि वहाँ पे जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या है? सी माउंट है। तो यहाँ पे भी है ना जो जैव विविधता है, तो इसकी खोज वगैरह इन्होंने की है कि 201 प्रजातियों वगैरह उनका दस्तावेजीकरण हुआ है सी माउंट पर, ये सब इन्होंने बताया है। ठीक है, माइक्रोब हो गए या फिर सी माउंट हो गए, वहां पे है ना बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में देखो गहरे समुद्र का सर्वेक्षण वगैरह, अनुसंधान वगैरह करने के लिए अब हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड है और दो सक्रिय वेंट का पता चला है। देखो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड का मतलब आप समझते हो कि जैसे समुद्री कटक वगैरह आपने नाम सुने होंगे, जैसे मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके बारे में आपने सुना है। तो एक प्लेट है वो इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, उसके अंदर प्लेटें यदि दूसरी तरफ जाती है तो बीच में एक कटक का निर्माण हो जाता है। कटक को इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? इसके अंदर लिखा हुआ है क्या? मैं भूल गया हूँ। ठीक है, कोई नहीं। तो ये कटक का निर्माण हो जाता है, यहाँ से क्या है कि ज्वालामुखी वगैरह ये जो लावा वगैरह है ये निकलना शुरू हो जाता है। जब जिस टाइम पे निकलना ये शुरू होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे गर्म वगैरह ये जो मतलब आप देख रहे हो कि जो पॉलीमेटिक नोड्यूल हो गए या फिर सोना चांदी ऐसे कुछ चीजें हैं जो मतलब निकल के अंदर से निकल के आती हैं। ठीक है, तो उसका क्या है कि हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड है, उन्हीं को ही वेंट फील्ड कहा हुआ है कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड है। यहाँ पे गर्म पानी वगैरह ये भी इसकी भी सुविधाएं होती हैं, और वो पोषक तत्व हैं वो भी है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो मतलब आप देखते हो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा है ना पौधे अपना पोषण करते थे, या फिर जो जीव जंतु है वो पोषण करते थे, अपना खाना पीना वहीं से पूरा करते थे। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की जगह केमोसिंथेसिस कहते हैं इसको, केमोसिंथेसिस। तो उसके द्वारा अपने खाने की पूर्ति ये करने लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड है। तो ये इसकी इमेजिंग वगैरह यहाँ पे क्या है कि इसके अनुसंधान वगैरह जो डीप ओशन मिशन के तहत हमने नीचे गहरे जहाज वगैरह ये भेजे थे, उनके द्वारा क्या है हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड वगैरह बहुत सारे मिले हैं। और कुछ तो एक्टिव है, एक्टिव मतलब आप समझ रहे हो कि एक्टिव ज्वालामुखी हो गए या फिर पैसिव हो गए जो इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो इनएक्टिव है, तो भारत द्वारा सक्रिय वेंट की पहली इमेजिंग है ये। तो यहाँ के सक्रिय वेंट की नाम ने इमेजिंग वगैरह ये सब की है। फिर रिसर्च वेसल वगैरह है तो उसको काम सौंपा गया है, ओशन रिसर्च वेसल है उसको भी है ना कुछ काम सौंपा गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर फैक्ट वगैरह। अब देखो ये पांचवा है, पांचवा पॉइंट है समुद्र से ऊर्जा। देखो मेंस के अंदर यदि आपको डीप ओशन मिशन के बारे में पूछा जाता है तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, बहुत ही मतलब डायरेक्टली बना बनाया कंटेंट है आपके लिए, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे आंसर लिखोगे तो उसके बाद में आपको देखो कि मतलब नंबर कितने मिलने वाले हैं उसके बाद में। तो समुद्र से ऊर्जा और ताजा पानी, पांचवा पॉइंट है कि समुद्र से ऊर्जा निकालना या फिर ताजा पानी निकालना। ऊर्जा तो आप समझ गए कि जैसे मतलब तापीय ऊर्जा वगैरह ये आप निकाल सकते हो। तो ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, एक तो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां से निकालने के लिए डीप ओशन मिशन है उसके द्वारा ये तहत ये काम किया जा रहा है ओटीईसी के बारे में। फिर उसके बाद में डीसैलिनेशन प्लांट वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। डीसैलिनेशन मतलब खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट वगैरह हैं, वो भी लगाए जा रहे हैं। और छठा है कि महासागरीय जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्र स्टेशन, मतलब इनके लिए आधुनिक मरीन स्टेशन है ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे? नेमेली चेन्नई के अंदर, नेमेली चेन्नई के अंदर मरीन स्टेशन है वो बनाया जा रहा है। तो ये जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियम और पर्यावरणीय संरक्षण, देखो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है। तो ये सी बेड अथॉरिटी क्या होती है कि जैसे एनवायरमेंट को नुकसान वगैरह यदि कोई देश है या फिर कोई संस्था है या निजी भागीदार हैं, तो कोई भी ओशन के अंदर यदि रिसर्च वगैरह करने के लिए ऐसे कुछ करते हैं, तो उनको क्या है कि यदि वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर वहाँ की जो जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है। तो ये माइनिंग कोड वगैरह इन्होंने बना रखे हैं कि आप यहाँ पे माइनिंग वगैरह करना चाह रहे हो पहले हमसे परमिशन वगैरह लो। लेकिन क्या है कि इंडिया ने अभी तक माइनिंग कोड है इसको मंजूरी नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम है ना वहाँ पे अपने जो ईजेड है 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया है, तो वहाँ पे हम इसको माइनिंग वगैरह को अभी है ना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, ये थोड़ा लंबा आर्टिकल था। अब देखो अगला है चांदीपुरा वायरस के बारे में है। चांदीपुरा वायरस क्या है कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले देखने को मिला था चांदीपुरा वायरस, और इसकी क्या है कि जैसे मतलब दो तीन जगह अभी जैसे राजस्थान हो गया या फिर कई जगह इसका है ना देखने को मिला है, इसके नए जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। तो चांदीपुरा वायरस अभी थोड़ी चर्चा के अंदर था, इन्होंने बता रखा है। तो सैंड फ्लाई है,
इसके द्वारा ये फैलता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो सैंड फ्लाई मतलब मक्खी टाइप में है, ये इसके द्वारा होता है। और उसके अलावा भी जैसे मतलब मच्छर से या फिर किलनी से, इनसे हो सकता है नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी चल रहा है कि मतलब रिसर्च वगैरह भी की जा रही है कि इनसे भी हो सकता है नहीं हो सकता इसके बारे में। या फिर ये जो पशु है हमारे, जो घरेलू पशु हैं, उनके द्वारा हो सकता है, फिर वो वाहक के तौर पे हमारे शरीर तक पहुंच रहा है, ये भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी चल रहा है। ठीक है, रिसर्च वगैरह किया जा रहा है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, कर रहा है। फिर लक्षण और नैदानिक स्पेक्ट्रम है। देखो अभी तक क्या है कि इसका नाम है, इसमें क्या है कि हल्का बुखार होता है। ठीक है, और हल्का बुखार होता है या फिर तीव्र इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होता है, कि मतलब दिमाग की तौर पे दिमागी बुखार टाइप में इस तरीके से होता है। तो इसका एक सिम्टम टाइप में है ये। ठीक है, तो ये चांदीपुरा वायरस है, इसके बारे में हमने देख लिया है। और देखो इसमें इसका कोई वैक्सीन वगैरह इस तरीके से अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई है। यदि बुखार हुई है उससे, तो बुखार हुई है तो पैरासीटामोल वगैरह ये दे दी जाती है। यदि दिमाग के अंदर कुछ है तो वो दूसरी चीज़ें दे दी जाती हैं। इस तरीके से उसका एक जैसे मतलब जो जो सिम्टम दिखते हैं उस आधार पे इनकी दवाइयाँ दे के इसको क्योर अभी तक किया जा रहा है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड कोई वैक्सीन नहीं है। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, और ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो ऊपर वाले थे उनसे ज़्यादा तो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें अभी हो रही हैं। देखो अभी क्या है कि स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके लिए क्या है, टारगेटेड उपचार, टारगेटेड थेरेपी है। उसमें क्या है, प्रकाश से सक्रिय होने वाले नैनो रोबोट की सहायता से। देखो पहले क्या होता था कि आपको पता है कि कीमोथेरेपी है, तो वो सब होती है, अभी तक अभी चल रही है। तो इसके अंदर कीमोथेरेपी में क्या होता है कि यदि कोई एरिया के अंदर, मान लो मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे यदि कोई कैंसर का सेल है, और उसको यदि करना है, उसको खत्म करना है, तो उसके लिए कुछ जो मतलब कीमोथेरेपी के अंदर कुछ लेजर वगैरह ये डाली जाती हैं। और उससे क्या है, वो स्पेसिफाइड एरिया है तो वहां पे तो डालते हैं, लेकिन जो जीवित ऊतक होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित सेल होती हैं, तो उनको भी ना वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो आसपास के अंदर एरिया के अंदर यदि वो होती हैं, वो टारगेटेड तरीके से, इतना टारगेट तो मतलब सटीकता नहीं होती उसके अंदर। तो इसमें क्या है, नैनो रोबोट है। तो ये नैनो रोबोट है, ये बॉडी के अंदर यदि आपको, जैसे इसके अंदर देखो, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर भेजा गया, ये चूहों पे जैसे प्रयोग किया गया अभी। ठीक है, रेड्स हैं, इन पे प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर जैसे यहां से हमने इंजेक्ट किया किसको, नैनो रोबोट को इंजेक्ट किया, और ये सीधा यहां से हमारी ब्लड वेसल के अंदर आया। ठीक है, और मांसपेशियों के अंदर आया। अब क्या है कि इसको ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे लाइट है, एक लाइट छोड़ी जाती है, लाइट इमिटिंग NIR है, नियर इंफ्रारेड लाइट होती है ये। तो इसको छोड़ा जाता है, और इसके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे जो कैंसर की सेल हैं, इस जगह पे पॉसिबल है कि यहाँ पे हैं। तो इसको इस तरीके से लाइट के आधार पे ये धीरे धीरे आगे चलता है। नैनो रोबोट है, तो यहाँ पे लाइट डाली जाती है, तो ये यहाँ पे सीधा डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मतलब इसके अंदर दिया हुआ है RBO करके है, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो इसके थोड़ा डीप के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये क्या है कि एक फोटो टैक्सी, एक थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना है, फोटो टैक्सी मतलब ये लाइट है, और लाइट के आधार पे ये टैक्सी का मतलब है कि ये गति करता है। तो लाइट दिखाई उसी टाइम पे ये नैनो रोबोट है, ये गति करेगा और वहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे रिसेप्टर वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या है कि फोलिक एसिड टाइप में होता है। फोलिक एसिड जैसे आपको आयरन वाला, और वो आपने सुना होगा, तो उस टाइम पे फोलिक एसिड की कमी की वजह से ही होता है वो, आयरन की डिफिशियंसी या एनीमिया वगैरह। तो क्या है कि फोलिक एसिड है, तो वो इसके ऊपर लेपित किया जाता है। जो नैनो रोबोट है इसको ना, जो नैनो रोबोट यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, इसमें है नहीं, चलो ये वाला रोबोट ही मान लो। तो इस पे क्या है कि फोलिक एसिड है, इसका लेप कर दिया जाता है। और कैंसर जो सेल होती हैं उसके अंदर भी फोलिक एसिड होता है। ठीक है, तो फोलिक रिसेप्टर टाइप में इस तरीके से होता है। तो ये जैसे ही पहचानेगा कि यहाँ पे भी फोलिक एसिड है, तो ये सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा, और लाइट इसको दिख रही है, तो दोनों तरीके से जाके और वहां पे इसको टारगेट करता है, और टारगेटेड तरीके से कैंसर की जो सेल है उनको खत्म करने की कोशिश करता है। ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया है, अंदर इतना कोई ज्यादा जानने वाली चीजें नहीं है। देखो लाइट ड्रिवन मल्टी फंक्शन नैनो रोबोट होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। कीमोथेरेपी की सीमाएं हैं कुछ, वो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद में नैनो रोबोटिक और फोटोथेरेपी का संयोजन है, ये नैनो रोबोटिक्स और फोटोथेरेपी दोनों का संयोजन है, ये भी आपने देख लिया है। फिर उसके बाद में फोटोटैक्सीज है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि लेजर का जो स्रोत है उसका पता चल जाता है कि देखो ऊपर से इसके अंदर लेजर वगैरह ऐसे डाली जाती है, और इससे उसको पता चल जाता है, उसी टाइम पे ये आगे पहुंच जाता है। ठीक है, ये लाइट हो गया, ये लेजर हो गया, ये मान लो आप। ठीक है, ये बाहर से दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में इस तकनीक के प्रमुख लाभ वगैरह क्या हो गए, देखो कुछ तकनीकी वगैरह भी है इसके अंदर। देखो आरओ का उत्पादन, इसमें क्या होता है, फोटो सेंसिटाइजर होता है, कि मतलब फोटो मतलब प्रकाश, और सेंस उसको, फोटो को, प्रकाश को सेंस करने वाली जो सेंसिटाइजर होते हैं उनको क्रियाशील बनाया जाता है, और NIR विकिरण वगैरह ये बेच के, वो मैंने आपको बता दिया। फिर ROS है, इसका उत्पादन किया जाता है। मतलब ये ROS क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं। वो जैसे ही रोबोट है वो कैंसर सेल के पास में जाएगा, उसी टाइम पे ये ROS है, इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन
स्पीसीज कहते हैं, तो उनका उत्पादन होता है और उसी टाइम पे उनको नष्ट करने के लिए काम आता है आरओएस। ठीक है, सटीक लक्ष्यीकरण देखो इतना डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने ऊपर जो बताया था उसी को ही आपको ध्यान में रखना है बस। सटीक लक्ष्यीकरण है कि फोलिक एसिड वाला मैंने आपको बताया कि उसके सतह को क्रियाशील बनाने के लिए नैनो रोबोट हैं, फोलेट रिसेप्टर हैं, वो लगे रहते हैं, और जो क्या ब्रेस्ट कैंसर वाली जो कोशिकाएं होती हैं तो उनको चयनात्मक पहचान कर सकते हैं, फिर ट्यूमर का खात्मा कर देगा इसके बाद में। अब इसमें क्या है कि ईंधन की जरूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी है कि ये सिर्फ लाइट है, तो उसके आधार पर ही चलता है कि लाइट से गाइड किया है इसको, और ईंधन की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, फ्यूल फ्री होता है। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई फ्यूल देने की जरूरत नहीं है रोबोट को। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये कारा के बारे में है। कारा है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा। ठीक है, ये एक वैधानिक संस्था है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैंने इसके लिए ही इस आर्टिकल को लिया है, बाकी इस आर्टिकल के अंदर इतना कुछ नहीं है। जैसे देखो थोड़ा सा ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि एडॉप्शन वगैरह के लिए आप देखते हो कि बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, और जो विदेशों से यदि एडॉप्शन वगैरह करने वाले लोग आते हैं तो उनको सबसे पहले कारा के पास में आना होता है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल एडॉप्शन है। ठीक है, अब जो भी है इसके अंदर शायद नहीं लिखा हुआ है, तो कारा है। तो उसके विलंब के बहुत टाइम लगता है इनके अंदर, मतलब एडॉप्शन वगैरह को मंजूरी वगैरह देने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये लॉन्च कर दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम है मिशन वात्सल्य पोर्टल। ठीक है, ये वात्सल्य पोर्टल है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना। बाकी है ना लिखना मत नोट्स के अंदर कि मिशन वात्सल्य है, तो ये क्या है, कारा को आप लिख सकते हो। कारा है शायद 1900, डेट वगैरह तो मुझे नहीं याद है, पर ये है कि स्टेचुरी बॉडी है ये। ठीक है, और ये जो जुवेनाइल जस्टिस वाला एक एक्ट था उसके तहत आती है, जे एक्ट है ना ये, किशोर न्याय वाला, किशोर न्याय वाला और देख राख संरक्षण अधिनियम है 2015, इसके तहत ये वैधानिक संस्था है, मतलब स्टेचुरी बॉडी है। ये थोड़ा सा कारा के बारे में आप ध्यान रखना, यदि कोई विदेशी यदि आना चाह रहा है तो सबसे पहले कारा के पास में जाएगा, और इंडिया वाले यदि कोई एडॉप्शन वगैरह ऐसे करना चाह रहे हैं बच्चे का या बच्ची का, तो उसके लिए वो डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जाके वो डायरेक्टली कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, देखो हर जगह की इसमें तो पहली बात तो मिशन वात्सल्य के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये नोडल मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय है। और एक्ट वगैरह इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया जे एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस वाला एक्ट हो गया। फिर उसके बाद में एक एक्ट हो रहा है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। ठीक है, एक ये एक एक्ट भी है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय नहीं करता है, इसको विधि और न्याय मंत्रालय इस एक्ट को ये मैनेज करते हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर आर्टिकल के अंदर ही दे रखा था। फिर उसके बाद में देखो बाल कल्याण समितियां होती हैं, बाल कल्याण समितियां होती हैं, तो वो उनका संरक्षण वगैरह देखभाल करना, या फिर किसको कौन कौन चाहिए, जैसे मतलब कौन सा पेरेंट्स है तो उसको है ना उसकी मैचिंग वगैरह कराना, ये सारे काम है वो देखते हैं। ठीक है, फिर गैर संस्थागत देखभाल है वो भी की जाती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया और डिजिटलीकरण, मतलब सारी प्रक्रियाओं को डिजिटली तरीकरण कर दिया गया है। और इसके अंदर एक हर एक जिले के अंदर SAA, ये कुछ संस्थाएं होती हैं SAA, तो उनकी स्थापना की गई है। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड एडोप्शन अथॉरिटी, SAA। तो इसके साथ में क्या है कि एक केयरिंग्स प्लेटफॉर्म हो रहा है, केयरिंग्स प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जाके किसी को भी अप्लाई वगैरह करना है तो यहाँ पे करता है। और फिर उसके बाद में जो अभी मिशन वात्सल्य है तो इसके तहत है ना वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और बाद में ये कारा है तो ये उसको अथॉरिटी वगैरह ये CWC वगैरह होती हैं, ये करती हैं कारा एक्ट के तहत, ये मतलब जे एक्ट के तहत। और कारा है वो विदेशों के लिए हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, स्पेशली आपको कारा के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें थी वो थोड़ी सी बता दी है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब देखो ईवी के लिए अगला आर्टिकल है, और ईवी के लिए बैकग्राउंड की न्यूज़ है। और इसको थोड़ा सा हम वैसे कर चुके हैं, ईवी के बारे में स्कीम वगैरह ये सारी चीजें हम करते रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि ईवी का मार्केट वगैरह क्या है, यदि आप जैसे उठाना चाहो यदि मेंस के लिए, तो यहाँ से उठा सकते हो। ये मतलब 40 गुना की वृद्धि हुई है, और ये सब है, इतना $1 बिलियन हो चुका है, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंडिया के अंदर यूपी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईवी की जो बाजार है, मतलब बिक्री वगैरह है, ये सबसे ज्यादा यूपी के अंदर हो रही है ईवी की। और ये 8.26% टोटल जो टोटल वाहन है उनके अंदर ईवी की हिस्सेदारी है वो 8.26% हो चुकी है। अब परिवहन क्षेत्र के अंदर देश के जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, तो इसके अंदर क्या है कि यदि कोई एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे ये फैक्ट लिख सकते हो आप कि जो परिवहन क्षेत्र है उसका 9%, परिवहन क्षेत्र है तो उसका GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस के अंदर उत्सर्जन के अंदर कितना परसेंटेज भागीदारी है, 9%। ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो PM ई ड्राइव हो गया, फेम इंडिया हो गया, ई बस हो गई, ये सारी स्कीम वगैरह हैं, ये हम कई बार कर चुके हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर PLI ACC हो गया, फिर उसके बाद में ऑटो योजना हो गई, SMPC हो गई, ये मतलब SPMPCI है, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार वगैरह है उनके लिए हो गई। ठीक है,
तो ये हम एसीसी मतलब ये केमिस्ट बैटरी वगैरह के लिए इनके लिए है, हम कई बार कर चुके हैं इनको। अब देखो छोटा सा है इसके अंदर कि ये ई अमृत करके ना चार्जिंग स्टेशन है, इनको लोकेशन खोजने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ई अमृत। ये आप देख लेना कि ई अमृत क्या है, मतलब ये ईवी की जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पे है उनके लिए है ई अमृत। फिर इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, इसको भी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ये ध्यान रखना, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, ये नीति आयोग लॉन्च किया है, जो राज्यों की है ना प्रगति का मूल्यांकन करता है कि कौन सा ईवी के अंदर जो इंपॉर्टेंट मतलब आगे कौन सा चल रहा है। तो उसके अंदर क्या है, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है वो फ्रंट रनर है, अग्रणी है। ये तीन है देखो, दिल्ली दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ये फ्रंट रनर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी ना इसके अंदर हम कर चुके हैं। देखो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ऐसे बता देना कि भाई 50,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन अभी मौजूद हैं, और ज्यादा जैसे 52,000 है तो इसको 50,000 आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो जीएसटी है, तो जीएसटी के अंदर 5% है ना जीएसटी कर दिया इसके लिए, ईवी के लिए सरकार ने। और फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है, तो एक मानक वगैरह ये नियम वगैरह सरकार ने बना रखे हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है, तो जैसे मतलब कोई कंपनी जैसे मान लो टाटा है, तो टाटा है तो टोटल क्या है कि जैसे आ, उनका एवरेज वगैरह जैसे मतलब उनका ग्रीन हाउस उत्सर्जन वगैरह ये कितना निकालना होता है। जैसे मान लो कि उन्होंने कुछ कार वगैरह निकाली है, जैसे मतलब आप मान लो कि ये टाटा सफारी है, तो सफारी निकाली है, उसके 10,000 टाइप में सफारी निकाल दी, लेकिन उससे उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, और हर एक कंपनी के लिए उत्सर्जन मानक है वो डिसाइड कर रखे हैं। तो उनको बचाने के लिए ये जो टाटा कंपनी है वो क्या करेगी कि ईवी का प्रोडक्शन भी कर देगी साथ में, कि उतनी ईवी भी बनानी पड़ेंगी जितना उनको एक अलाउ कर रखा है, जितना उनका टारगेट है उतना ही रहे, उससे ज्यादा नहीं जाए उनका उत्सर्जन, उसके लिए। तो ये कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है, ये एक मानक वगैरह होते हैं अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग ये बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं। अब देखो ग्लोबल ईवी 30-30 है ये, तो भारत का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक कुल वाहन बिक्री के अंदर से 30% ना ईवी होने चाहिए 2030 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यदि ईवी के बारे में आता है तो आप है ना इसको लिख सकते हो। ये 3-4 फैक्ट थे इसलिए मैंने इसको डाला है, और आपके लिए भी शायद ये हेल्पफुल होगी चीजें। तो देखो भारत सरकार है उसकी कुछ योजनाएं हैं, उसके अंदर स्वामित्व है। देखो बाकी चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि भारत तो महिला सेंट्रिक है ना वो स्कीम वगैरह वो आप देखते ही हो, लेकिन महिलाओं का स्वामित्व कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा और पुरुषों को थोड़ा साइड में रखा गया है, वो कौन कौन सी स्कीम है उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा था। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, सिर्फ प्री के लिए एक एक फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा बस। इसमें है आवंटन। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, उसके अंदर क्या है कि महिला के नाम पे या पति के नाम पे, संयुक्त नाम पे आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पे। ठीक है, ये तो है ग्रामीण के लिए। ग्रामीण के लिए आवंटन है महिलाओं के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पे ही किया जा सकता है। ठीक है, अकेले पति के नाम पे नहीं किया जा सकता, जहां तक यदि वो खुद मतलब जैसे विडो टाइप में ऐसे नहीं हो गई है महिला, या फिर उसका पत्नी नहीं मर गई है तब तक। ठीक है, फिर उसके बाद में महिला मुखिया है, ये जो शहरी वाला है ये तो ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि शहरी वाला है तो शहरी वाले में महिला मुखिया है, उसको घर का मालिक या सह मालिक होना जरूरी जरूरी है। इसके अंदर तो पति पत्नी संयुक्त भी हो सकते हैं ग्रामीण वाले में, लेकिन शहरी वाले में महिला है वो या तो मालिक मालिक होगी या सह मालिक होगी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये प्री के लिए फैक्ट था, बाकी ऊपर वाले जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इरुला जनजाति के बारे में थोड़ा सा आ रखा था इसमें कि आजीविका के अवसर वगैरह ये सब है, तो उसके लिए स्कीम वगैरह ये सब बता रखे कि वंदन विकास केंद्र वगैरह ये इनके लिए चल रहे हैं। वो अलग अलग जनजातियों के लिए बारे में थोड़ा थोड़ा आता रहता है, लेकिन इरुला के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, न्यूज में आया। तो देखो ये पीवीटीजी आती है, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो ढेबर कमीशन था, डेवर कमीशन था, इसकी सिफारिश पे पीवीटीजी डिसाइड की गई थी कितनी, 75 पीवीटीजी है, उनको डिसीजन किया गया था कि उनको नामित किया गया था कि पीवीटीजी है ये बहुत ज्यादा जनजातियों के अंदर भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो जनजाति हैं वो हैं 75 है इंडिया के अंदर। अब इरूला क्या है कि जैसे मतलब प्राकृतिक तौर पे जैसे सांप वगैरह पकड़ना और ये सारे इनके काम थे। और जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंटी वेमन वैक्सीन होती है, जो आप देखते हो कि जहर ही जहर को काटता है, तो उसी तरीके से जहर को काटने के लिए जहर वाली जो दवाइयां होती हैं वो सांप वगैरह पकड़ के की जाती हैं, और इनका काम है स्पेशली सांप वगैरह पकड़ना, और उससे जो जहर निकाला जाता है वो क्या है कि लगभग ज्यादातर जो दवाइयां होती हैं एंटी वेमन वाली, तो वो ज्यादातर इरूला जनजाति हैं इन्हीं का ही योगदान रहता है। ठीक है, तो ये लगभग जैसे तमिलनाडु स्पेशली होता है, फिर उसके बाद में जो आसपास का नीलगिरी हिल्स वाला जो एरिया है वहां पे आप देख सकते हो, जैसे कर्नाटक और केरला वगैरह ये भी आ जाते हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा है, और मैंने इसलिए ही लिया था इसको। फिर देखो आरएलसी है, देखिए ये क्या है कि एक, बाकी तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है,
कोई वर्कर्स के अंदर ऐसे कुछ हुआ है, तो देखो पहले हमने एक दो पन बिजली परियोजनाएं उनके बारे में पहले भी देखा था, ठीक है। जैसे रावी नदियों पे हमने दो परियोजनाएं थी, उनके बारे में देखा था, शाहपुर कंडी ये सब देखे थे हमने। अब देखो पाकलदुल है, तो ये चिनाब रिवर पे है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चिनाब नदी के ऊपर है, ठीक है। और चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदियों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। पाकलदुल जल विद्युत परियोजना है, ये थोड़ी न्यूज के अंदर है, तो ये किस पे है, चिनाब नदी पे है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, और जम्मू कश्मीर के अंदर है ये, बस ये दो चीजें। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई के अंदर उत्कृष्टता केंद्र, देखो एआई के अंदर उत्कृष्टता केंद्र है, तो उसके अंदर आईआईटी रोपड़ है, कानपुर है, और बेंगलुरु है। ये 2022-23-24 का जो बजट था उसके अंदर ये तीन आईआईटी थे, आईआईएससी है तो बेंगलोर के अंदर, तो इनका निर्धारित किया गया था। और फिर उसके बाद में आईआईटी मद्रास है, इसको भी डिसाइड कर लिया था एआई में उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले थे, थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई है, तो इसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक आर्टिकल और है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये वाला तो रह गया ना, सॉरी। हाँ, एक स्वदेशी तकनीक है, देखो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे है ना संयंत्र वगैरह है बहुत सारे, जैसे गोरखपुर हरियाणा के अंदर कल्पकम है, ये देखो स्वदेशी वाले अलग हैं और विदेशी वाले अलग हैं, जो मतलब परमाणु संयंत्र हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है इसके अंदर, तो इनको तो थोड़ा सा आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे कैगा वगैरह है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है उनका जरूरत नहीं है, जो इसके अंदर एक लिस्ट दे रखी थी उसको मैंने लिया है सीधा, और स्वदेशी और विदेशी कौन कौन से हैं वो आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब ईवी इकोसिस्टम है, इसके बारे में है। अच्छा आज 2 दिन के वो भी थे, देखो 4 तारीख का है बी और ए, 4 तारीख वाला वीडियो था उसका, और 5 वाले का है बी और बी, ये आंसर है, आप मैच कर लेना एक बार, ठीक है। और ये अल्निनो पे क्वेश्चन है, और ये डीप ओशन मिशन है, ये 3 क्वेश्चन है, और ये अल्निनो के बारे में मेंस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आज थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है एवरेज से, ठीक है, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।